हेलो स्टूडेंट, ये पार्ट 2 वीडियो है। पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन बोलता है कि पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। आपका जो बुक होगा उसमें सारा कुछ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगेगा स्टेटमेंट का तो मैं लिख के दे दूंगा। तो उसका जो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि तुम्हारा जो whenever a body is in rest position will remain at rest position। ओके, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या होगा, हर वक्त रेस्ट में ही रहेगा। जो तुम्हारा गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया था यही तो था। अच्छा, ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, अब मैं फर्दर पढ़ता हूँ। whenever a body is at rest will remain at rest, यहाँ तक हो गया था। अब क्या बोल रहा, whenever a body is in motion, whenever a body is in motion will remain at in motion। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो सारा समय मोशन में रहेगा until and unless an external force acts on the body। मतलब क्या है, अच्छे से समझो, ठीक है, अच्छे से समझो चीज को, दिमाग खोल के समझो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो सारा जीवन रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अब सपोज करो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही कैसे रहेगा, इसका पोजीशन क्या चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। जब तक हम इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दें और हटा के दूसरी जगह नहीं ले जाएं तो क्या इसका जो पोजीशन है वो क्या चेंज हो रहा है? नहीं। तो ये था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर सपोज ये एक कार है या बस है, सपोज ये जा रहा है। अब क्या बोल रहा है न्यूटन कि व्हेनेवर अ बॉडी इज इन मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रिमेन इन मोशन, मतलब ये सारा समय मोशन में ही रहेगा। पर ऐसा तो होता नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा, आपका गाड़ी पंचर हो जाएगा, जो भी हो। लेकिन क्या होगा, अगर आप सपोज साइकिल चला रहे हो तो ऐसा तो है कुछ समय के बाद तो आप रुक ही जाते हो, ऐसा तो नहीं होता। तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर नहीं लगे वो मोशन में ही रहेगा। तो भाई गाड़ी फिर रुक क्यों रहा है? तो वो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के चलते वो रुक जा रहा है। तो बात समझ में आया? जो न्यूटन लॉ अगर आता है लिखने या फिर कुछ भी बोले कि वो किससे रिलेटेड, क्वेश्चन ये भी बनेगा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है, तो ये हम लोग बोलेंगे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली इसमें आपको जैसे 3 लॉ है, तो पहला लॉ में हम लोग को क्या जानने के लिए मिलता है, इनर्शिया के बारे में जानने के लिए मिलता है। इनर्शिया यानी कोई भी बॉडी का मास के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानने को मिलता है। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि आप एक एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं दे रहे हो। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तो इसमें कुछ है नहीं वैसा। तो जो एग्जाम्पल दिए थे ये वाला, वो वही एग्जाम्पल था। जो बॉल आपने एक बॉल को छोड़ दिया, फिर वो आया, उसके बाद फिर तुम्हारा ये यहाँ से गिरेगा, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे जो है सेम डायरेक्शन पे वो जाके जाएगा, प्लस उसका स्पीड या वेलोसिटी बोले तो सेम रहेगा। ओके। अब इसमें वैसा तो कुछ है नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सब कुछ बता दूँ। देखो इनर्शिया के बारे में सेकंड लॉ में जाने से पहले हम लोग इनर्शिया को और समझ जाते हैं कि इनर्शिया बोलना क्या चाह रहा है। जैसे सपोज करो हम लोग बस में बैठे हुए हैं, क्या है, बस में बैठे हुए हैं, बस रेस्ट में। अचानक से जब स्टार्ट करता है गाड़ी, देखना हम लोग को झटका लगता है। इस तरह से हम लोग इस तरह से बैठे हुए हैं सपोज, ठीक है। गाड़ी अचानक से एक्सेलरेटर लिया तो क्या होता है, हम लोग आगे की ओर जाते हैं या फिर पीछे की ओर, ऐसे इस तरह से पीछे की ओर जाते हैं। वो क्यों? वो जो तुम्हारा जो बस वो मोशन में आ गया, लेकिन जो आपका जो बॉडी है वो क्या अभी तक रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसलिए क्या होता है, वो एक हम लोग जर्क महसूस करते हैं। इसीलिए देखना कार में हम लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं, ताकि ये जो जर्किंग है या फिर जो इनर्शिया को हम लोग कंट्रोल कर सके, ताकि एक्सीडेंट से बच सके। या सपोज करो बस तुम्हारा जा रहा है, ठीक है, बस या ट्रेन तुम्हारा जा रहा है। अब स्पीड अगर नॉर्मल है तो ठीक है, कूद जाता है बहुत, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा हो तो क्या होता है, गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पे, लेकिन ये तो मोशन में है ना, रोड से वो तो मोशन में है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपने कूदा, बस से आपने जैसे ही छलांग लगाया, आपका बॉडी रेस्ट पे था, ये आगे जा रहा था, ये क्या होगा, पीछे की ओर गिरेगा और धड़ाम, खेल खत्म। आज समझ में आती है? ये चीज हुआ इनर्शिया, जो कि आपका बॉडी रेस्ट पे रहना चाह रहा है या फिर मोशन में रहना चाह रहा है, लेकिन आप जो है उसका सडन चेंज ला रहे हो, तो ये होता है इनर्शिया, ठीक है। आशा करता हूँ इनर्शिया समझ में आया होगा। ओके,
इसीलिए ब्रेक्स जो है हमेशा अचानक सडन ब्रेक्स नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि हम लोग का इंजरी ना हो जाए। तो इनर्शिया एंड मास हम लोग समझ गए। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ये पॉइंट याद रखना, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेकेंड लॉ पे हम लोग आते हैं। सेकेंड लॉ पे आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है, एक मिनट रुको, कैमरा थोड़ा पलट लेना, अगर थोड़ा परेशानी हो तो एडजस्ट करना। हमारा तो कोई स्टूडियो वगैरह नहीं है, नॉर्मल सा फ़ोन है, उसी पे चल दिए हैं पढ़ाने। ऐसा करते हो सब चीज़ समझ में आएगा, क्लियर होगा। टीचर्स का एफर्ट को थोड़ा कदर करना, बहुत कष्ट से पढ़ा रहा टीचर। क्या पढ़ा रहे थे, हाँ मोमेंटम। मोमेंटम को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो यहाँ पे हम लोग एफ पढ़ाए थे, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता होगा, mL/t-2। ये मैंने फर्स्ट सेम में बोला था कि इसको रट लेना एकदम, ऐसा करते हो सबको याद होगा। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग डिनोट करेंगे पी से। किससे करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मास को हम लोग बोलते हैं एम, वेलोसिटी बी। तो ये होता है मोमेंटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स का टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी नहीं कुछ भी हवा में बक देंगे, बेसिक फिजिक्स को जानेंगे हम लोग। चलो, तो मोमेंटम हो गया। इसका यूनिट क्या होता है, इसका हो जाएगा केजी, इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट है, यूनिट बोलते हैं हम लोग, यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। और तो कोई वैसा चीज़ नहीं था मोमेंटम में। मोमेंटम को हम समझाते कि ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ओके, देखो हो रहा ना वीडियो, ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है ना, जैसे सपोज करो मास और वेलोसिटी, इनर्शिया के लिए दोनों ये भी जरूरी है। सपोज करो तुम्हारा मास अगर बहुत कम मास है और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये भी डेंजरस हो सकता है। जैसे गन, मोमेंटम में दोनों चीज़ जो है रिलेटिवली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक कम होगा तो वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। सपोज करो गन है, गन में जो गोली होता है सपोज 0.5 ग्राम 0.2 ग्राम होता है, और वेलोसिटी लेकिन उसका कितना ज़्यादा होता है, तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो गया है कि नहीं। तो वो अगर लगेगा तो समझ लो छेदा कर देगा एकदम, खत्म कहानी। या फिर आप सपोज करो आप बोलोगे नहीं सर वेलोसिटी कम रखते मास को बढ़ाते, तब क्या ये इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, अगर सपोज करो ट्रक है, क्या है ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है, 18 चक्का का टेलर है सपोज, वो आ रहा है, उसका मास तो बहुत ज़्यादा होगा, वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा है, तुम क्या उसको रोक पाओगे इस तरह से। सपोज एक ढलान से वो मतलब एक स्लोपी एरिया से वो आ रहा है, स्पीड ज़्यादा का नहीं होगा, 10, 5 इस तरह से करेगा। तब भी सोचो वो मास ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम था। और उससे पहले वाले कंडीशन में क्या था, तुम्हारा वेलोसिटी ज़्यादा था, मास कम था। दोनों चीज़ समझ रहे हो, मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ रहे होगे आप। ठीक है, तो अब सेकंड लॉ से क्या इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड लॉ देखो, अब जानने के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो रियल लॉ ऑफ मोशन है ना, इसी को बोलते हैं। रियल लॉ ऑफ मोशन किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग को फोर्स के बारे में जानकारी मिला था। ये लॉ देने के बाद ही वो फोर्स के बारे में समझा था। मैंने तो पहले ही समझा दिया फोर्स, लेकिन एक्चुअली जो फोर्स का डिफिनेशन है और रियल लॉ ऑफ मोशन इसी को बोलते हैं। बाकी सब तो मतलब उस तरह से काम का तो सब है, लेकिन समझ रहे हो ना, इंपॉर्टेंट ज़्यादा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। चलो, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट सुनो, तुम्हारा बुक में भी दिया होगा, लेकिन पहले हम जो बोल रहे वो सुन लो और उसके बाद बुक में पढ़ लेना। क्या बोलता है कि when an unbalanced force acts on a body, एक अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वही बोल रहा है कि सपोज when an unbalanced force acts on a body then acceleration प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देखो अब मैं डिराइव करूंगा, सेकेंड लॉ को डिफिनेशन बोलते बोलते मैं इसको डिराइव भी कर दूंगा। ओके,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी बॉडी को आप मतलब आप फोर्स दे रहे हो, अनबैलेंस्ड फोर्स, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। तो यही जो है फॉर्मूला जो हम पहले पढ़ाए थे वही था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया के का जो वैल्यू है वो 1 है, इसलिए एफ इज इक्वल टू एम ए आता है। तो यहीं से हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिल गया फोर्स, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ समझते हैं हम लोग मोमेंटम के टर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ओके। अब क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम के टर्म से जोड़ते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो आप कोई बॉडी है रेस्ट में है या फिर दूसरा वेलोसिटी उस पर आप फोर्स दे रहे हो, तो सपोज कोई एक ब्लॉक था, ठीक है, जिसका कि मास m था, उसका वेलोसिटी शुरू में u था, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, u क्या होता है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, मतलब शुरुआती स्पीड। v क्या होता है तुम्हारा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं। तो अब इसका जो मोमेंटम, इनिशियल में मोमेंटम जो होगा p1, वो क्या होता है, mu हो जाएगा। मोमेंटम हम लोग देख रखे हैं m भी होता है, तो v तुम्हारा वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है लेकिन शुरुआती स्पीड। अच्छा, p2 क्या होगा, m भी हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो जो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, क्या, चेंज इन मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1, ठीक है। क्या आ जाएगा, p2 माइनस p1, यानी mv माइनस mu, ठीक है। m अगर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, v माइनस u आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब देखो यहीं से हम लोग ये चीज़ को ड्राइव करना, तो देखो यहाँ से भी हम लोग यहाँ ला सकते हैं, यहाँ से भी इसको वहाँ ले जा सकते हैं। तो यहीं से देखो, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें, किसका बात करेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इसको हम लोग जानने से पहले क्या करते हैं ना, इसको पकड़ के यहाँ लाओ, इसको पकड़ के यहाँ लाओ। क्या था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक। इसको हम लोग के मान लिए, के एम इंटू ए हम लोग क्या बोलते थे, चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू, तो क्या ये तुमको ये चीज़ नहीं लिख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग को क्या ये नहीं दिख रहा है, देखो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी बाई टी माइनस एम यू बाई टी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो फोर्स होता है, इसीलिए यहाँ पे देखो फोर्स का टर्म आ जाता है ना। फोर्स जो होता है एक्चुअली क्या होता है, रेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, बहुत बार आया क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स जो हो गया ना तुम्हारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा ना कि इसका न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, क्या करा दूंगा, न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, ओके। और क्या करूँगा, जो तुम्हारा जो मेन न्यूमेरिकल्स होगा जो सेमेस्टर में आते हैं, टफ वाले न्यूमेरिकल्स, वो मैं कॉलेज खुलते ही करा दूंगा। एक्चुअली अभी चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, तुमको बेसिक आइडियाज़ लगा देते हैं, कॉलेज खुलेगा तो फिर अच्छे से पढ़ा ही दूंगा, बस तुम लोग फ्लो में रहना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग को। 1 यूनिट भी अगर डिफाइन करने बोल देगा तो आप लोग कर ही सकते हो, वैसा कोई बात है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं थर्ड लॉ। कौन सा लॉ, थर्ड लॉ, देखो लिख ही देते हैं इसमें, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, रिएक्शन, ओके। थर्ड लॉ क्या बोलता है समझते हैं चीज को। देखो थर्ड लॉ तुम्हारा क्या बोलता है कि जब भी हम लोग सपोज करो एक्शन दे रहे हैं, कोई भी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अच्छा हाँ वो लाइन मैं बाद में बोलता हूँ, बहुत एक इम्पोर्टेंट लाइन बोलूँगा, ठीक है। क्या होता है कि
सपोज हम लोग जो बॉल है, बॉल को क्या किए हम लोग दीवार पे फेंके, तो क्या की एक्शन यानी फोर्स से तुमने फेंका उसको बॉल को, तो उस पर टकराएगा। सपोज फोर्स लगा, टकराया, बॉल वापस आया, तो मैंने एक्शन दिया, उसके बाद बॉल मेरे पास जो है वो हो गया रिएक्शन फोर्स। तो एवरी एक्शन, जब भी तुम एक्शन दोगे तो रिएक्शन भी आएगा। जैसे सपोज करो आप जो है पंच लेके किसी को मार रहे हो, तो ऐसा एरिया में हमारे हड्डी पे पान पड़ी, क्या होगा, आपने एक्शन मारा, उस पर तो चोट लगेगा ही, लेकिन हड्डी से रिएक्शन आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो वही बात होता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। जो टर्म है वो जानना जरूरी होगा कि जो देखो एक्सेलरेशन भले इक्वल ना है, लेकिन जो फोर्स जो होगा हमेशा इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा? पॉइंट एक ये भी याद करने का चीज है कि इसको 2 बार सुन लेना क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू आता है बहुत एग्जाम में। क्या आता है कि जो एक्शन और रिएक्शन है सेम बॉडी पे होता है, डिफरेंट बॉडी पे होता है, नन ऑफ दिस, इस तरह से कुछ भी बोल रहे हैं। देखो एक्शन और रिएक्शन जो होगा वो डिफरेंट बॉडी पे होगा। कैसे होगा, जैसे सपोज करो बॉल को मैंने फेंका, एक्शन इस दीवार पे लगा, रिएक्शन क्या हो रहा है, मेरे पे आ रहा है। दूसरा चीज अब क्या समझाते हैं हम, देखो हाँ, रिएक्शन फोर्स को कम करना। जैसे हम लोग बताते हैं एक चीज, जैसे सपोज क्रिकेटर लोग जो क्रिकेट खेलता है, तो देखना जब हम लोग कैच लेते हैं तो हाथ को थोड़ा पीछे लेके आते हैं, हाथ को क्या करते हैं, पीछे लेके आते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं ना, रिएक्शन जो तुम्हारा टाइम को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारा टाइम को बढ़ाते हैं। अगर टाइम बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन कमेगा। वो कैसे सर, देखो वेलोसिटी से आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सपोज ये ज्यादा हो गया, एक्चुअली अगर इसको हम ऐसे देखें k बराबर 1 हो जाए अगर, तो ये ऐसे है, अगर ये ज्यादा हो जाए टाइम तो ये क्या होगा, ए कम हो जाएगा ना। अगर ए कम होगा, मास कांस्टेंट है बॉल का, ए अगर कम होगा तो तुम्हारा अल्टीमेटली फोर्स